नमस्कार, मैं महिमा सुनाने जा रही हूँ बांग्ला साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी का हिंदी अनुवाद, जिसका शीर्षक है परिणीता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसका पहला भाग मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। गतांक से आगे। इस समय उसकी वह स्वाधीनता ही केवल ऐसे रूढ़ भाव में खर्च नहीं हो गई, बल्कि जिसलिए स्वाधीनता कुंठित हुई वह कारण कितनी बड़ी लज्जा की बात है, यह आज अपनी इस 13 वर्ष की अवस्था में पहली ही बार अनुभव करके वह भीतर ही भीतर जैसे कटी जा रही थी। स्वाभिमान से आंखों में आंसू भरकर वह और भी 5 मिनट के लिए लगभग खड़ी रही। इसके बाद अपने घर जाकर ललिता ने दासी के जरिए अन्ना काली को बुलवाकर उसके हाथ में 10 रुपए देकर कहा, काली, आज तुम सब जाकर देख आओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। चारू से जाकर कह दे मैं आज ना आ सकूंगी। अन्ना काली ने पूछा, कैसी तबीयत है, क्या हुआ? ललिता ने कहा, सिर में दर्द है, जी मतला रहा है, तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। इतना कहकर वह करवट बदलकर लेटी रही। इसके बाद चारू ने आकर बड़ी खुशामद की, जोर जबरदस्ती की, मामी से सिफारिश कराई, किंतु किसी तरह ललिता को उठकर चलने के लिए राजी न कर पाई। अन्ना काली 10 रुपए लेकर पा गई थी, इसलिए वह जाने को चटपटा रही थी। कहीं इस गड़बड़ में पड़कर जाना न हो सके, इस भय से उसने चारू को आड़ में ले जाकर रुपए दिखाकर कहा, दीदी की तबीयत अच्छी नहीं है, वे न जाएंगी। तो क्या हर्ज है चारू दीदी, उन्होंने मुझे रुपए दिए हैं, यह देखो, आओ हम लोग चलें। चारू ने समझ लिया अन्ना काली अवस्था में छोटी है तो क्या हुआ, बुद्धि उसमें किसी से कम नहीं है। वह राजी हो गई और अन्ना काली को लेकर चली गई। चारूबाला की मां मनोरमा को ताश खेलने का बड़ा शौक था। अब मगर मुश्किल यही थी कि खेलने का शौक जितना था उतनी निपुणता न थी, मगर ललिता उनकी इस कमी को दूर कर देती थी। वह खेलने में बहुत निपुण थी। मनोरमा का मेरा भाई गिरीन्द्र जब से आया था तब से इधर कई दिन से दोपहर भर लगातार ताश का खेल होता था। गिरीन्द्र एक तो मर्द था, उस पर खेलता भी अच्छा था, अतएव उसके मुकाबले में बैठकर खेलने के लिए मनोरमा को ललिता की अनिवार्यता आवश्यक होती थी। नाटक देखने जाने के दूसरे दिन ललिता को ठीक समय पर उपस्थित न देखकर मनोरमा ने बुला लाने के लिए अपनी दासी भेजी। उस समय ललिता बैठी हुई एक मोटी सी सादी कॉपी में किसी अंग्रेजी पुस्तक का बांग्ला में तर्जुमा लिख रही थी। नहीं गई। ललिता की सहेली चारू भी आकर कुछ न कर पाई। तब मनोरमा ने खुद जाकर पोथी कापी आदि सब झड़ाके से उधर फेंकते हुए कहा, ले उठ, चल जल्दी, परीक्षा पास करके तुझे जजी नहीं करनी होगी, बल्कि ताश ही खेलने पड़ेंगे, चल। ललिता असमंजस में पड़ गई। रुआंसी सी होकर उसने अपनी असमर्थता जताई। कहा, आज किसी तरह जाना न होगा, कल आने का पक्का वादा रहा, मगर मनोरमा ने एक न सुनी। अंत को यह हुआ कि मामी से कहकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर उठाया, तब लाचार होकर ललिता गई। नियमानुसार आज भी ललिता को गिरीन्द्र के विपक्ष में बैठकर ताश खेलना पड़ा, लेकिन आज खेल नहीं जमा। वह किसी तरह उधर मन न लगा सकी। ललिता खेलते समय आदि से अंत तक उदास और उचाट बनी रही और दिन ढलने के पहले ही उठ खड़ी हुई। जाते समय गिरीन्द्र ने कहा, आपने कल रात को रुपए तो भेज दिए, मगर गई नहीं, चलिए कल फिर चलें। ललिता ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। गिरीन्द्र ने हंसकर कहा, मगर अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना, मैं कल फिर चलने के लिए कहता हूँ, चलिए ना। नहीं जी, कल आपको चलना ही पड़ेगा। ना ना, कल तो मुझे छुट्टी ही नहीं होगी। यह कहकर ललिता तेजी से चली गई। यह बात न थी कि केवल शेखर के डर से ही ललिता का मन आज खेल में नहीं लग पाया। नहीं, उसे खुद भी आज गिरीन्द्र के मुकाबले में खेलते हुए बड़ी लज्जा लग रही थी। शेखर के ही घर की तरह घर में चारू के यहाँ भी ललिता लड़कपन से ही आती जाती रहती है और अपने घर के लोगों के आगे जैसे निकलती बैठती है, वैसे ही इस घर के मर्दों के सामने भी। इसी कारण चारू के मामा से भी उसने कुछ पर्दा नहीं किया। शुरू से ही बोलने चालने में वह नहीं हिचकी, किंतु आज गिरीन्द्र के आगे बैठकर जब तक वह खेलती रही, न जाने कैसे उसको इस जान पड़ा कि इसी अल्प परिचय से इतने ही दिनों के भीतर गिरीन्द्र उसे कुछ विशेष प्रीति की नजरों से देखने लगा है। आज से पहले उसने कभी इसकी कल्पना भी न की थी कि पुरुषों की प्रीति दृष्टि इतनी लज्जा की सृष्टि कर सकती है। अपने घर में एक झलक दिखाकर ही ललिता शेखर के घर में हो रही सीधे शेखर के कमरे में घुसकर लगे हाथ अपने काम में जुट गई। छुटपन से ही
इस घर के छोटे मोटे साधारण सफाई के काम ललिता कर दिया करती थी। शेखर की किताबों को कायदे से संभालना और रखना, मेज का सारा सामान सजाना, दावात कलम वगैरह साफ करना वगैरह सब काम ललिता ही करती थी। इसके सिवा इधर ध्यान देने वाला दूसरा कोई न था। इधर 6-7 दिन हाथ न लगाने के कारण काम बहुत बढ़ गया था। शेखर के आने से पहले ही सब काम करके चले जाने का इरादा करके ललिता काम में जुट गई। ललिता भुवनेश्वरी को माँ कहती थी, मौका मिलने पर उन्हीं के आसपास बनी रहती थी, और चूंकि वह खुद किसी को गैर नहीं समझती थी, इसीलिए उसे भी कोई गैर नहीं समझता था। 8 बरस की थी जब माँ बाप के मर जाने पर उसे मामा के घर पर आना पड़ा था। तभी से वह छोटी बहन की तरह शेखर के ही आसपास रहकर उसी से पढ़ लिख कर आज इतनी बड़ी हुई है। यह सभी को मालूम है कि ललिता पर शेखर का विशेष स्नेह है, लेकिन वह स्नेह रंग बदलते बदलते इस समय कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, इसकी खबर किसी को न थी, ललिता को भी नहीं। सभी लोग ललिता को बचपन से ही शेखर के निकट एक सरीखा असीम आदर और प्यार दुलार पाते देखते आ रहे हैं, और आज तक उसमें कुछ भी किसी को बेजा नहीं जान पड़ा। अथवा यह कहो कि ललिता के संबंध में शेखर की भी कोई भी हरकत ऐसी नहीं हो पाई कि उस पर विशेष रूप से किसी की दृष्टि आकृष्ट होती। मगर फिर भी कभी किसी दिन किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की कि यह लड़की इस घर की बहू बनकर इस घर में स्थान पा सकती है। यह ख्याल न ललिता के घर में किसी को था और न भुवनेश्वरी को ही। ललिता ने सोच रखा था कि काम खत्म करके शेखर के आने से पहले ही वह चली जाएगी, लेकिन अनमनी होने के कारण घड़ी पर नजर नहीं पड़ी, देर हो गई। अचानक दरवाजे के बाहर जूतों की चरमराहट सुनकर सिर उठाकर ही सिट पिटाई हुई ललिता एक किनारे हटकर खड़ी हो गई। शेखर ने भीतर घुसते ही कहा, अच्छा तुम हो, कल कितनी रात बीते लौटी? ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। शेखर ने एक गद्दीदार आराम कुर्सी पर हाथ फैलाकर लेटे लेटे वही सवाल दोहराया। कहा, लौटना कब हुआ था? 2 बजे? 3 बजे? मुंह से बोल क्यों नहीं निकलता? ललिता फिर भी उसी तरह चुपचाप खड़ी रही। शेखर ने खिसियाकर कहा, नीचे जाओ, माँ बुला रही हैं। भुवनेश्वरी भंडारी की कोठरी के सामने बैठी जलपान का सामान रकाबी में रख रही थी। ललिता ने पास आकर पूछा, मुझे बुला रही थी माँ? कहाँ, मैंने तो नहीं बुलाया। कहकर सिर उठाकर ललिता का मुख देखते ही उन्होंने कहा, तेरा चेहरा ऐसा सूखा हुआ क्यों है ललिता? जान पड़ता है आज कभी तक तूने कुछ खाया पिया नहीं। ललिता ने गर्दन हिलाई। भुवनेश्वरी बोली, अच्छा जा, अपने दादा को जलपान का सामान देकर जल्दी मेरे पास आ। ललिता ने दम भर बाद मिठाई की रकाबी और जल का गिलास लिए हुए ऊपर आकर कमरे में देखा। शेखर अभी तक उसी तरह आंखें मूंदे लेटा हुआ है। दफ्तर के कपड़े भी नहीं उतारे, न हाथ और मुंह ही धोया। पास आकर धीरे से उसने कहा, जलपान का सामान लाई हूं। शेखर ने आंखें खोले बिना ही कह दिया, कहीं रख जाओ। मगर ललिता ने रखा नहीं, वह हाथ में लिए चुपचाप खड़ी रही। शेखर को आंखें न खोलने पर भी मालूम पड़ रहा था कि ललिता वहीं खड़ी है, गई नहीं। 2-3 मिनट चुप रहने के बाद शेखर ही फिर बोला, कब तक इस तरह खड़ी रहोगी ललिता? मुझे अभी देर है, रख दो और नीचे जाओ। ललिता चुपचाप खड़ी खड़ी मन में बिगड़ रही थी, मगर उस भाव को दबाकर कोमल स्वर में बोली, देर है तो होने दो, मुझे भी तो इस समय नीचे कोई काम करने को नहीं है। अब की शेखर ने आंखें खोलकर देखा और हंसते हुए कहा, भला मुंह से बोल तो फूटा, नीचे काम नहीं है तो बगल वाले घर में बहुत काम होगा, वहां भी ना हो तो उसके आगे के घर में काम की कमी नहीं होगी। तुम्हारा घर एक ही तो नहीं है ललिता? सो तो है ही, कहकर ललिता ने क्रोध के मारे मिठाई की रकाबी को तनिक जोर से टेबल पर रख दिया और तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। शेखर ने पुकार कर कहा, शाम के बाद जरा फिर से हो आना। सैकड़ों दफे ऊपर नीचे चढ़ना उतरना मुझसे नहीं हो सकता। यह कहती हुई वह चली गई। नीचे आते ही माँ ने कहा, अपने दादा को मिठाई और पानी तो दे आई, मगर पान भूल गई है, फिर जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है माँ, अब मुझसे ऊपर चढ़ा उतरा ना जाएगा, और किसी के हाथ भेज दो पान। यह कहने के साथ ही वह लद से नीचे बैठ गई। ललिता के मनोहर मुखमंडल में रोष का असंतोष झलकता देखकर भुवनेश्वरी ने मंद मुस्कान के साथ कह दिया, अच्छा अच्छा, तू बैठकर खा पी ले, किसी मेहरी के ही हाथ भेज देती हूँ। ललिता ने फिर कुछ कहा सुना नहीं, जाकर भोजन करने बैठ गई। फिर उस दिन थिएटर देखने नहीं गई थी, फिर भी शेखर ने उसे बका झका, यही ललिता को बुरा लगा। इसी पर रूठकर ललिता 4-5 दिन शेखर को नहीं दिखाई दी, मगर शेखर के दफ्तर जाने पर
दोपहर को रोज जाकर वह शेखर के कमरे की सफाई वगैरह अपने सब काम समय पर करती रही। अपनी गलती मालूम होने पर शेखर ने 2 दिन बराबर ललिता को बुला भेजा, मगर वह नहीं आई। इस मोहल्ले में एक बहुत बूढ़ा फकीर जब तब भीख मांगने आया करता था। उस पर ललिता की बड़ी दया थी। वह जब आता तभी उसे ललिता 1 रुपया हर बार दिया करती थी। रुपया पाकर वह भिक्षुक जो असंभव और संभव आशीर्वाद देता था, उनको ललिता बड़ी रुचि से सुना करती थी। फकीर कहता था, ललिता पूर्व जन्म में जरूर उसकी सगी माँ थी, और इस जन्म में ललिता को पहली बार देखते ही उस फकीर ने इस सत्य को न जाने किस तरह जान लिया। देखते ही उसे निश्चय हो गया कि यह दयामयी बालिका ही उस जन्म की उसकी माता है। ललिता के इस बूढ़े लड़के ने आज सवेरे ही आकर दरवाजे पर ऊंचे स्वर में आवाज दी, मेरी माई, मेरी मैया कहाँ हैं जी? संतान की पुकार सुनकर आज ललिता मुश्किल में पड़ गई। वह सोचने लगी, इस वक्त तो शेखर अपने कमरे में मौजूद होंगे। रुपए लाने जाऊं तो किस तरह जाऊं? इधर उधर ताककर ललिता अपनी मामी के पास पहुंची। मामी अभी अभी मेहरी के साथ बक झक झकझक करके 3 कोने का मुंह बनाए प्रचंड रूखे रुख से रसोई की तैयारी कर रही थी। उनसे भी कुछ कहने की हिम्मत ललिता को न हुई। लौट आकर बाहर झांकी तो देख पड़ा कि भिक्षुक भैया किवाड़ के सहारे लाठी खड़ी करके मेज से आसन जमाकर बैठे हुए हैं। आज तक किसी दफे फकीर खाली नहीं लौटा। ललिता का मन आज भी इसलिए फकीर को निराश करने के लिए राजी न होता। भिक्षुक ने फिर आवाज लगाई। अन्ना काली ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, दीदिया, तुम्हारा वही बेटा आया है। ललिता ने कहा, अरे काली, सुन तो जरा, मेरा एक काम करके ला दे बिट्टू रानी, मेरे हाथ खाली नहीं है। इसी दम तू दौड़ती हुई शेखर दादा के पास जाकर उनसे 1 रुपया मांग ला। अन्ना काली तेजी से दौड़ी गई और जरा सी देर में दौड़ती हुई आ गई। उसने ललिता के हाथ में रुपया रख दिया और कहा, यह लो दीदिया रुपया। ललिता, शेखर दादा ने क्या कुछ कहा था? काली, कुछ नहीं, मुझसे कोट की जेब से रुपया निकाल लेने को कहा था, सो मैं निकाल लाई हूँ। ललिता, और कुछ नहीं कहा? नहीं, और कुछ नहीं, कहकर गर्दन हिलाकर अन्ना काली अपने खेल की धुन में चल दी। ललिता ने रुपया देकर फकीर को विदा किया, लेकिन आज और दिन की तरह खड़े रहकर उसकी लच्छेदार मजेदार बातें नहीं सुन सकी। अच्छी ही नहीं लगी। इधर कई दिनों से ताश के खेल की बैठक पूरे जोश और उमंग के साथ सरगर्म हो रही थी, मगर आज दोपहर को ललिता वहां नहीं गई। सिर के दर्द का बहाना करके लेटी रही। आज सचमुच ही उसका जी बहुत ही खराब हो गया था। तीसरे पहर अन्ना काली को पास बुलाकर उसने पूछा, अच्छा काली, तू अपना सबक सुनाने के लिए शेखर दादा के पास क्या अब तक नहीं जाती? काली ने सिर हिलाकर कहा, जाती क्यों नहीं, रोज जाती हूँ। ललिता, मेरे बारे में शेखर दादा तुमसे कुछ नहीं पूछते? काली, नहीं तो। हाँ हाँ, परसों पूछा था। तुम दोपहर को ताश खेलने जाती हो कि नहीं, यही पूछते थे। ललिता ने घबराकर पूछा, तूने क्या कहा? काली, यही कह दिया कि तुम दोपहर को रोज चारू दीदिया के घर ताश खेलने जाती हो। शेखर दादा ने पूछा, कौन कौन खेलता है? मैंने कहा, तुम, चारू दीदी, उनके मामा। अच्छा दीदिया, तुम अच्छा खेलती हो या चारू दीदी के मामा अच्छा खेलते हैं? पड़ोसिन मौसी तो कहती हैं तुम ही अच्छा खेलती हो। क्यों? ललिता इसका उत्तर न देकर एकाएक बहुत ही खिजला उठी और बोली, तू यह सब क्यों कहने लगी कुतिया? मुझे हर एक बात में अपनी टांग अड़ाने की आदत है। जा, अब मैं तुझे कुछ कभी नहीं दूंगी। ललिता बिगड़कर चली गई। काली सन्नाटे में आ गई। ललिता के अचानक इस भावांतर का कोई कारण बेचारी बालिका कुछ भी न समझ सकी। मनोरमा का ताश खेलने 2 दिन से बंद है, क्योंकि ललिता नहीं आती। मनोरमा पहले ही से मन में यह संदेह कर रही थी कि ललिता को देखकर गिरीन्द्र उस पर रीझ गया है। उसका यह संदेह आज अच्छी तरह मजबूत हो गया। गिरीन्द्र के ये दोनों दिन बड़ी बेचैनी से बीते। बहुत ही उत्सुक रहकर और अन्य मनस्क होकर वह दोनों दिन इधर उधर छटपटाया। तीसरे पहर घूमने फिरने नहीं गया। दम दम भर पर भीतर आता और घर भर में यहाँ से वहां और वहां से यहाँ चक्कर लगाता रहता। तीसरे दिन दोपहर के वक्त घर में भीतर जाकर उसने बहन से कहा, दीदिया, क्या आज भी खेलना होगा? मनोरमा बोली, कैसे होगा भैया, आदमी कहाँ हैं खेलने वाले? न हो तो आओ, हम 3 ही जने खेलें। गिरीन्द्र ने इस प्रस्ताव के प्रति कुछ खास उत्साह न दिखाकर उदास भाव से कहा, 3 आदमियों में कहीं खेल होता है? उस घर की उस लड़की ललिता, यही नाम तो है ना शायद उसका, उसे बुला भेजो ना। मनोरमा, वह ना आएगी। गिरीन्द्र ने खिन्न होकर कहा,
क्यों आएगी, क्यों नहीं? शायद उसके घर के लोगों ने मना कर दिया हो। क्यों? मनोरमा ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, यह बात नहीं है। उसके मामा मामी ऐसी तबीयत के आदमी नहीं है, वो खुद ही नहीं आती। गिरीन्द्र सहसा प्रसन्न होकर कह उठा, तब तो तुम्हारे एक बार जाने भर की जरूरत है। तुम्हारे जाकर जिद करने से जरूर आएगी। कहने को तो बात कह डाली, मगर मुंह से कहने के साथ ही गिरीन्द्र अपने मन में अत्यंत अप्रतिभ हो उठा। मनोरमा भी हंस पड़ी। अच्छा, तो यही सही जाती हूँ, कहती हुई वह चलती। थोड़ी देर के बाद ललिता को पकड़ लाई। बस ताश का अड्डा गुलजार हो उठा। 2 दिन खेल नहीं हुआ था, आज थोड़ी ही देर में खूब खेल जम गया। ललिता की पार्टी जीतती रही। 2 घंटे के बाद खेल लगभग होता रहा। इसके बाद अकस्मात काली आ खड़ी हुई। उसने आते ही कहा, दीदिया, शेखर दादा बुला रहे हैं, जल्दी चलो। ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। ताश की गड्डी हाथ से रखकर बोली, शेखर दादा क्या आज दफ्तर नहीं गए? क्या मालूम, चले आए हैं, कहकर गर्दन हिलाकर काली चल दी। ललिता ने भी ताश रख दिए और मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, जाती हूँ मौसी। मनोरमा ने चट उसका हाथ थाम लिया। बोली, यह कैसे हो सकता है जी? 2-4 हाथ तो और खेल लो। ललिता हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और बोली, ना मौसी, देर होने से दादा नाराज हो उठेंगे। ललिता तेजी के साथ चली गई। गिरीन्द्र ने पूछा, शेखर दादा कौन है बहन? मनोरमा, वह जो सामने फाटक देख पड़ता है, उसी बड़ी इमारत में रहते हैं। गिरीन्द्र ने गर्दन हिलाकर कहा, वह मकान? नवीन बाबू शायद उनके कोई आत्मीय हैं। मनोरमा ने लड़की के मुंह की ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, आत्मीय कैसे? ललिता के मामा की यह बाप दादे की झोंपड़ी तक तो वह बूढ़ा हड़प लेने की ताक में है। गिरीन्द्र आश्चर्यचकित भाव से बहन की ओर ताकने लगा। मनोरमा तब सारा किस्सा कह चली, किस तरह गत वर्ष रुपयों की तंगी के मारे गुरुचरण बाबू की मझली लड़की का ब्याह रुका हुआ था। उस अवसर पर बेहद सूद पर बूढ़े नवीन राय ने रुपए उधार देकर घर रेहन रख लिया। सब कह सुनाया। यह भी कहना नहीं भूली कि कर्ज की रकम कमी अदा नहीं होने दी और अंत को यह घर नवीन राय ही हत्या लेंगे। सारी कहानी कहकर अंत को मनोरमा ने अपनी यह टिप्पणी जड़ी कि बूढ़े की दिली मंशा यह है कि गरीब गुरुचरण का यह गिरवी रखकर उसी जगह छोटे लड़के शेखर के लिए एक बड़ा सा महल बनवा दें। अन्य 2 लड़कों के लिए 2 अलग अलग घर मौजूद हैं, तीसरे ही के लिए नहीं है। बूढ़े का मतलब बुरा नहीं है। संपूर्ण इतिहास सुनकर गिरीन्द्र को खेद हुआ। उसने पूछा, अच्छा दीदी, गुरुचरण बाबू की तो 2 और भी लड़कियां अभी ब्याहने को हैं, उनका विवाह वे किस तरह करेंगे? मनोरमा ने कहा, अपनी लड़कियां तो हैं ही, उनके अलावा यह भांजी ललिता भी है। बे माँ बाप की अनाथ असहाय होने के कारण उसका भी बोझ उसी गरीब मामा के सिर पर है। सयानी हो चली है, इसी साल ब्याह हो जाना चाहिए, चाहे जिस तरह हो। इस पुरानी परिपाटी वाले समाज में गुरुचरण बाबू की जाति बिरादरी में सहायता करने को कोई नहीं है और बिरादरी से अलग करने वाले जरा सा भी पुरानी रीति नीति का पालन न कर पाने पर आहार व्यवहार बंद करने वाले सभी हैं। हम ब्रह्म समाजी लोग बड़े मजे में हैं गिरीन्द्र चुप रहा। मनोरमा कहने लगी, उस दिन ललिता के ही बारे में बातें करते करते उसकी मामी मेरे आगे रोने लगी थी। किस तरह कहाँ से क्या होगा, कुछ ठिकाना नहीं। इस भांजी के विवाह की चिंता के मारे गुरुचरण बाबू का खाना पीना छूटा हुआ है। हाँ रे गिरीन, मुंगेर में तेरे बहुत यार दोस्त और जान पहचान के लड़के होंगे। क्या कोई ऐसा तेरा इष्ट मित्र नहीं जो खाली लड़की का रूप गुण देखकर ब्याह करने के लिए तैयार हो जाए? सचमुच ऐसी सुशील, सुघड़ और सुंदर लड़की मुश्किल है मिलना, लाखों में एक है। गिरीन्द्र ने विषाद के भाव से भरी फीकी हंसी हंसकर कहा, इष्ट मित्र ऐसा कहाँ पाऊंगा दीदी? हाँ, रुपए देकर मैं इस काम में सहायता कर सकता हूँ। गिरीन्द्र के बाप डॉक्टर थे, उनकी खूब चलती थी। डॉक्टरी के धंधे में कमाकर वे अब बहुत रुपए और जायदाद छोड़ गए हैं। अब उस दौलत और जायदाद का मालिक अकेला गिरीन्द्र ही है। मनोरमा ने कहा, तू रुपए उधार देगा? गिरीन्द्र ने कहा, उधार क्या दूंगा दीदी? हाँ, अगर उनका जी चाहे जब हो सके दे दें, ना हो सके तो ना सही। मनोरमा को आश्चर्य हुआ। कहा, अगर इस तरह रुपए देने से तुझे क्या लाभ है? ये लोग न तो हमारे सगे संबंधी ही हैं और न हमारे समाज के आदमी ही। इस तरह कौन किसे रुपए दे डालता है? गिरीन्द्र अपनी बहन के मुख की ओर देखकर हंसने लगा। उसके बाद बोला, समाज के आदमी नहीं है ना सही, बंगाली तो हैं। इनके घर रुपए की बेतरह कमी है।
इधर मेरे पास बेशुमार धन बेकार पड़ा है। तुम जरा एक दफे उनसे यह जिक्र करके तो देखो, अगर वे लेने को राजी हैं तो मैं तैयार हूँ। ललिता असल में ना उन्हीं की कोई है ना हमारी ही। उसके ब्याह का सारा खर्च ना हो तो मैं ही दे दूंगा। गिरिंद्र की बातें सुनने से मनोरमा को कुछ विशेष प्रसन्नता या संतोष नहीं हुआ। अवश्य ही इसमें उसका अपना कुछ लाभ हानि होगा, तो भी अधिकांश स्त्रियों का यही स्वभाव देख पड़ेगा कि वे इस तरह किसी को एक गैर आदमी के हाथ इतने रुपए देने के लिए तैयार देख प्रसन्न मन से उसका अभिनंदन नहीं कर सकती। चारू अब तक चुपकी बैठी सब बातचीत सुन रही थी। गिरिंद्र को रुपए देने के लिए तैयार देखकर वह मारे खुशी के उछल पड़ी। बोली, यही करो मामा, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। चारू की माँ ने उसे धमकाकर कहा, तू बैठ चारू, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को बड़ों की इन बातों में दखल देने की जरूरत नहीं। जरूरत होगी तो मैं ही जाकर कहूंगी। गिरिंद्र ने कहा, यही करो दीदी। परसों सड़क पर खड़े ही खड़े गुरुचरण बाबू के साथ मेरी यूं ही कुछ बातचीत हुई थी। उससे तो जान पड़ा कि वे अच्छे और सीधे साधे आदमी हैं। तुम्हारी क्या राय है? मनोरमा ने कहा, मैं भी यही कहती हूँ। मैं क्या, सभी कहते हैं। वे दोनों ही, औरत और मर्द, बड़े सीधे और सज्जन हैं। इसीलिए तो और भी दुख होता है। गिरिंद्र के ऐसे देवता मनुष्य को शायद जल्द ही पुरखों का घर छोड़कर निराश्रय होना पड़ेगा। इसका प्रमाण तूने देखा नहीं गिरिंद्र? शेखर बाबू के पुकारने की खबर सुनते ही ललिता कैसी घबराकर उठ खड़ी हुई और भागी। ललिता ही क्या, उस घर के सभी लोग मानो शेखर के घर वालों के हाथ बिक गए हैं। लेकिन खुशामद चाहे जितनी करें, एक बार नवीन राय के फंदे में फंस जाने पर फिर छुटकारा पाने की आशा कोई नहीं करता। गिरिंद्र ने पूछा, हाँ तो तुम जाकर उनसे यह बात कहोगी ना? मनोरमा बोली, अच्छा पूछूंगी। रुपए देकर अगर तू एक गरीब परिवार का कुछ उपकार कर सके तो अच्छी बात है। जरा रुक कर मनोरमा ने हंसकर फिर पूछा, और बता तो सही, तुझे ही क्यों इस तरह आपसे उपकार की करने की चटापटी हो रही है गिरिंद्र? चटपटी कुछ नहीं है दीदी। दुख कष्ट पड़ने पर एक आदमी को दूसरे आदमी की सहायता करनी ही चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है। कहकर ही लज्जित मुख नीचा किए गिरिंद्र वहां से चल दिया, मगर दरवाजे तक जाकर फिर लौट पड़ा और आकर बैठ गया। बहन ने पूछा, तू तो लौट कर फिर बैठ गया? गिरिंद्र ने हंसकर कहा, इतनी करुण कथा जो तुम मुझे सुनाती रही हो, सो मुझे तो जान पड़ता है शायद इसमें सत्य की मात्रा बहुत थोड़ी है। मनोरमा ने विस्मय के साथ कहा, क्यों? गिरिंद्र ने कहा, उस घर की ललिता को तो मैंने जिस तरह लापरवाही के साथ रुपए पैसे खर्चते देखा है, वह किसी दुखी दरिद्र का काम नहीं। दीदी, अभी उस दिन की बात है, हम सब लोग थिएटर देखने गए थे। ललिता नहीं गई थी, फिर भी अपनी बहन के हाथ 10 रुपए खर्च करने के लिए उसने भेजे थे। चारू से पूछ लो, ललिता जिस तरह खर्च करती रहती है उससे जान पड़ता है कि महीने में 20-25 रुपए से कम में उसका काम न चलता होगा। मनोरमा को इस पर विश्वास न हुआ। चारू ने कहा, सच तो है माँ, शेखर बाबू रुपए देते हैं। आज ही कल नहीं, लड़कपन से ही मेरी गुइया शेखर दादा की अलमारी खोलकर रुपए ले आया करती है। कोई कुछ नहीं कहता। मनोरमा ने बेटी की ओर देखकर संदेह के साथ पूछा, रुपए ले आती है? शेखर बाबू जानते हैं? चारू ने सिर हिलाकर कहा, जानते ही हैं, उनके आगे ही तो ताला खोलकर निकाल लाती है। पिछले महीने में अन्ना कली के गड्ढे के ब्याह में जो इतना खर्च हुआ था, वह और किसने दिया था? सब रुपए सखी ने ही तो दिए थे। मनोरमा ने सोचकर कहा, क्या जाने, मगर हाँ यह बात भी ठीक है, उस बुड्ढे की तरह उसके लड़के चमार नहीं। लड़के सब माँ को पड़े हैं, सबने माँ का स्वभाव पाया है, इसी से उनमें दया धर्म देख पड़ती है। इसके सिवा ललिता लड़की बहुत अच्छी है और सबके दिल में घर कर लेने वाली है। वह छुटपन से ही शेखर के पास रही है, उसको दादा कहती है, इसी से सब आदमी उसे प्यार करते हैं। हाँ चारू, तू तो आया जाया करती है। शेखर बाबू का क्या इसी माह ब्याह होने वाला है? सुनती हूँ गहरी रकम बुढ़े के हाथ लगेगी। चारू ने कहा, हाँ अम्मा, इसी महीने में होगा, सब ठीक हो गया है। गुरुचरण उस प्रकृति के आदमी थे जो हर उम्र के क्या छोटे क्या बड़े सभी लोगों से मेल खा जाया करती है। जिस प्रकृति के आदमी से चाहे जो बिना किसी संकोच के बातचीत कर सकता है। यही कारण था कि 2 ही 4 दिन साहब सलामत होने से गिरिंद्र और गुरुचरण में गहरी मित्रता हो गई थी। गुरुचरण के चित्त या मन में दृढ़ता तो नाम लेने को भी न थी, इसीलिए वे जैसे बहस करना पसंद करते थे
वैसे बहस में हार जाने पर रत्ती भर असंतोष या रोष प्रकट नहीं करते थे। गिरिंद्र को गुरुचरण शाम के बाद चाय का न्योता अक्सर दे रखते थे। उनके दफ्तर से लौटने में ही दिन खत्म हो जाया करता था। आकर हाथ मुंह धोने के बाद ही वे कहते थे, ललिता बेटी चाय तैयार है क्या? काली, जा तो जरा अपने गिरिंद्र मामा को बुला ला। मेहमान के आते ही चाय पीने के साथ साथ बहस का सिलसिला छिड़ता जाता था। किसी किसी दिन ललिता मामा की आड़ में बैठकर चुपचाप सुना करती थी। उस दिन फिर गिरिंद्र की बहस में हजारों युक्तियों और तर्कों का खजाना सा खुल जाता था। बहस का विषय प्रायः आधुनिक समाज ही होता था और उसके विरुद्ध ही युद्ध की घोषणा की जाती थी। आजकल के संकीर्ण एवं जीर्ण शीर्ण समाज की हृदयहीनता, असंगत उपद्रव और अत्याचार सभी समझदारों की आंखों में कांटों से खटक रहे हैं। ये सभी आरोप सच्चे हैं। एक तो समर्थन करने का कुछ वास्तव में था नहीं। इस पर गुरुचरण के उत्पीड़ित और अशांत हृदय के साथ गिरिंद्र की बातें पूर्ण रूप से अक्षरश मेल खा जाती थीं। अंत को वे सिर हिलाकर कहते थे, ठीक कहते हो गिरिंद्र बाबू, यथा समय अच्छे घर में योग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह देने की इच्छा किसी नहीं होती, मगर वो इच्छा पूरी किस तरह हो। मुझी को देखिए, मैं ऐसे उत्तम घर वर को कन्यादान किस तरह करूं? समाज के सिरधरा कहते हैं कि लड़की सयानी हो चुकी है, उसे ब्याह हो, मगर कोई माई का लाल ऐसा नजर नहीं आता जो इस काम में कुछ मेरी मदद करे। तुमने बहुत ठीक ही कहा गिरिंद्र, मुझी को देख लो, रहने का घर गिरवी रखा हुआ है। 2 दिन बाद लड़की लड़कों के साथ सड़क पर निकल खड़े होने की नौबत आएगी, गली गली की ठोकरें खाते फिरनी होंगी। उस समय तो समाज का कोई आदमी आकर इतना भी ना कहेगा कि आओ जी चलो तुम हमारे घर में रहो, हम तुम्हें आश्रय देंगे। क्यों जी, ठीक है ना? गिरिंद्र मौन समर्थन करता हुआ चुप ही रहता था। गुरुचरण उसी सिलसिले में कहे जाते थे, तुम्हारा कथन 16 आने सच है भैया। ऐसे समाज का शासन मानकर उसके भीतर रहने की अपेक्षा उसे छोड़ देना 1000 दर्जे अच्छा है। प्रपंचों पंचों की वंचना से बचने में ही भला है। खाने को मिले या ना मिले, शांति के साथ रहेंगे तो समाज दीन दुखी दरिद्र का दुख नहीं देखता। विपत्ति के समय साहस नहीं बढ़ाता, केवल आंखें लाल पीली करता और गला दबाने के लिए तैयार रहता है। उस समाज के भीतर मेरे लिए स्थान नहीं है। वह समाज मुझ सरीखे दुखियों या गरीबों के लायक नहीं है। वह अमीरों और बड़े आदमियों के लिए है। अच्छी बात है, वे ही उसमें रहें, हमारा कुछ काम नहीं। इस तरह कहते कहते वे आप ही चुप हो जाया करते थे। युक्ति युक्त तर्क शैली के साथ उपर्युक्त उदार युक्तियों को ललिता प्रायः प्रतिदिन मन लगाकर सुनती थी। केवल सुनती ही न थी, रात को जब तक नींद न आती तब तक बिछौने पर पड़ी पड़ी मन में उसी चर्चा के विषय में विचार किया करती थी। प्रत्येक वाक्य उसके हृदय पटल में गहरी छाप छोड़ जाता था, अच्छी तरह अंकित हो जाता था। वह अपने मन में कहती थी, गिरिंद्र बाबू की बातें बहुत ही न्याय संगत हैं। ललिता मामा को बहुत चाहती थी। उसी मामा को अपने पक्ष में लाकर गिरिंद्र जो कुछ भी कहता था सब ललिता को अब भ्रांत सत्य प्रतीत होता था। उसका मामा इन दोनों खासकर उसी के लिए हैरान हो रहा है। इसी क्षमतातीत आशातीत कठिन कर्तव्य पालन की उद्विग्न उत्कंठा में उसने अन्न जल छोड़ सा दिया है। यह सब उसी के कारण तो हो रहा है। उसे आश्रय देने ही से तो किसी से विरोध न करने वाला उसका गरीब दुखिया मामा इतना क्लेश पा रहा है। किंतु यह सब किस लिए? उसका ब्याह जल्दी न कर सकने से मामा जातिच्युत क्यों होगा? उसको समाज से बहिष्कृत क्यों होना पड़ेगा? ललिता सोचने लगी, आज मेरा ब्याह कर देने के बाद दैव संयोग से अगर कल ही मैं विधवा होकर उसी घर में लौट आऊं तब तो मामा जातच्युत न होंगे। किंतु इन दोनों स्थितियों में अंतर कुछ भी नहीं है। ये सब युक्तियां और युक्तियां गिरिंद्र की ही थीं। उसकी इन बातों की प्रतिध्वनि को अपने भावातुर हृदय से निकालकर और एक बार अच्छी तरह आलोचना करते करते ललिता सो जाया करती थी। ललिता के मामा की ओर होकर मामा के दुख में सहानुभूति दिखाकर जो कोई कुछ कहता था उस पर श्रद्धा किए बिना, उसके मत के साथ अपना मत मिलाए बिना ललिता से रहा न जाता था। इसके सिवा उसके लिए और राह ही नहीं थी। इसी कारण वह गिरिंद्र के प्रति आंतरिक श्रद्धा करने लगी। क्रमशः यह हाल हो गया कि गुरुचरण की तरह वह भी शाम को चाय पीने के समय की प्रतीक्षा करने लगी। उस समय के लिए वह भी उत्सुक रहने लगी। पहले पहल गिरिंद्र ललिता से बातचीत करते समय उसे आप कहा करता था। एक दिन गुरुचरण ने मना कर दिया। कहा, उसे आप क्यों कहते हो गिरिंद्र, तुम कहा करो। उसी दिन से गिरिंद्र ने आपकी जगह तुम का प्रयोग शुरू कर दिया।
एक दिन गिरीन्द्र ने पूछा, ललिता तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने सिर झुकाकर गर्दन हिला दी। गुरुचरण ने उसकी ओर से कहा, उसके शेखर दादा ने मना कर दिया है, वह स्त्रियों का चाय पीना पसंद नहीं करता। कारण सुनकर गिरीन्द्र खुश नहीं हुआ। इतना ललिता की समझ में आ गया। आज शनिवार है और दिनों की अपेक्षा आज के दिन की बैठक अधिक देर तक रहती थी। चाय पीने का काम समाप्त हो चुका था, बातचीत हो रही थी। गुरुचरण आज की बातचीत में वैसे उत्साह के साथ शामिल नहीं हो पाते थे, बीच बीच में कुछ अन्य मनस्क हो जाते थे। गिरीन्द्र ने सहज ही इस पर लक्ष्य करके पूछा, जान पड़ता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? गुरुचरण ने हुक्के को मुंह से हटाकर कहा, क्यों, मेरा शरीर तो बहुत अच्छा है। गिरीन्द्र ने कुछ संकोच के साथ कहा, तो शायद दफ्तर में कुछ। नहीं जी, यह भी कुछ नहीं है, कहकर गुरुचरण ने कुछ विस्मय के साथ गिरीन्द्र के मुख पर नजर डाली। बाहर चेहरे पर मन के भीतर की घबराहट और चिंता जो झलक रही थी, उसकी कुछ खबर ही इस अत्यंत सरल स्वभाव के मनुष्य को नहीं थी। ललिता पहले तो बिल्कुल ही चुप बैठी रहा करती थी, किंतु आजकल बीच बीच में दो एक बातें वह भी कह बैठती है। उसने कहा, हाँ मामा, आज शायद आपकी तबीयत कुछ खराब है। गुरुचरण ने हंसकर कहा, अच्छा यह बात है? हाँ बेटी, तूने ठीक ताड़ लिया, आज मेरा मन सचमुच अच्छा नहीं है। ललिता और गिरीन्द्र दोनों उनके मुख की ओर देखने लगे। गुरुचरण, नवीन दादा मेरा सब हाल जानते हैं, फिर भी उन्होंने आज सरे राह खड़े होकर दो चार कड़ी बातें सुना दी, मगर इसमें उनका क्या कसूर? 6-7 महीने बीत गए, एक पैसा सूद का नहीं दे सका। असल की कौन कहे, सारा मामला ललिता समझ गई। वह बात टालने के लिए व्यग्र हो उठी। उसके भोलानाथ मामा को यह सलीका नहीं है कि कब किसके आगे कौन सी बात न कहनी चाहिए। वे कहीं अपने घर की बात जिसका जिक्र होना लज्जाजनक है, एक गैर आदमी के आगे न कह बैठे। इस वजह से वह चटपट कह उठी, इसके लिए तुम कुछ चिंता न करो मामा, ये बातें फिर होंगी। लेकिन गुरुचरण ने इस इशारे पर ध्यान ही नहीं दिया। वे विषादपूर्ण हंसी हंसकर कहने लगे, फिर क्या होगा बेटी, यह बात नहीं है भैया गिरीन्द्र। मेरी यह लड़की चाहती है कि यह बुढ़ा किसी तरह की चिंता न करे, मगर बाहर के लोग तो मेरे इस दुखी दरिद्र मामा के दुख की ओर आंख उठाकर देखना ही नहीं चाहते। ललिता। गिरीन्द्र ने पूछा, नवीन बाबू ने आज क्या कहा? ललिता को यह क्या मालूम कि गिरीन्द्र उसके घर का सब भीतरी हाल जानता है। इसी से उसके इस प्रश्न को अत्यंत असंगत समझकर वह अपने मन में उस पर क्रोधित हो उठी। गुरुचरण ने अपना सब कच्चा चिट्ठा कह सुनाया। नवीन राय की घरवाली को बहुत दिनों से अजीर्ण रोग था। यों तो अरसे से भुगत रही थी, लेकिन हाल में रोग ने अधिक जोर पकड़ा है। व्याधि वृद्धि देखकर चिकित्सकों ने राय दी है कि कुछ समय के लिए किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर आब हवा बदलना बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था के अनुसार काम करने के लिए धन का प्रयोजन जानकर नवीन बाबू ने आज गुरुचरण से सख्त तकाजा किया है। गुरुचरण तो इस समय सूद की सारी रकम और थोड़े बहुत असल के रुपए भी चाहे जैसे हों देने ही पड़ेंगे। गिरीन्द्र ने दम भर चुप रहकर कोमल स्वर में कहा, देखिए आपसे एक बात कहनी है। मैं कई दफे कहते कहते रह गया, अगर कुछ बुरा ना मानिए तो आज कह ही देता हूँ। गुरुचरण ने हंसकर कहा, मैंने तो आज तक कभी किसी को अपने से कोई बात कहने में संकोच करते नहीं देखा गिरीन्द्र, कहो क्या बात है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई कहानी परिणीता का दूसरा भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। परिणीता का तीसरा भाग लेकर मैं जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।